किशनगढ़ राज्य में अशोक नाम का एक चित्रकार रहता था। वो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। उन चित्रों को बेचने से जो धन प्राप्त होता था, उसी धन से उसका गुजारा होता था। एक दिन जब वो बड़ी तन्मयता से एक चित्र को बनाने में जुटा हुआ था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। सुनो अशोक, मेरी बात सुनो। श्रीमान, कौन हैं आप और बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? मैं एक ऋषि हूँ और मैं लोगों की तकदीर बताता हूँ। महात्मा जी, कृपा करके बताइए कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है। मैं इसी प्रकार निर्धनता में जीवन व्यतीत करूँगा या कुछ सुख भी पाऊँगा? अशोक, मैं तुम्हारा सोया हुआ भाग्य ही तो जगाने आया हूँ। महात्मा जी, मैं अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुनो अशोक, जब किशनगढ़ राज्य की राजकुमारी सुलेखा और वीरपुर राज्य के युवराज शिवा का आपस में विवाह होगा, तभी तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। महात्मा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? राजकुमारी सुलेखा और युवराज शिवा का विवाह कैसे हो सकता है? किशनगढ़ राज्य और वीरपुर राज्य में तो आपस में वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों राज्य के राजा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। कुछ भी हो अशोक, ये विवाह होगा और अवश्य होगा, और इस विवाह को कराने वाले माध्यम तुम ही बनोगे और इसी विवाह से तुम्हारा भाग्य जागेगा। वो कैसे? कृपया करके मुझे विस्तार से सब कुछ समझाइए। तो सुनो अशोक, तुमने राजकुमारी सुलेखा को तो देखा ही होगा। हाँ महात्मा जी, मैंने राजकुमारी सुलेखा को देखा है। तब तुम राजकुमारी सुलेखा का एक सुंदर सा चित्र बनाओ और उस चित्र को लेकर वीरपुर के युवराज शिवा के पास जाओ और युवराज को अकेले में राजकुमारी सुलेखा का चित्र दिखाना। राजकुमारी का चित्र देखते ही युवराज उसके रूप का दीवाना हो जाएगा। तब राजकुमारी का चित्र उससे पूछेगा कि क्या वो उससे विवाह करने को तैयार है। महात्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? भला चित्र भी कभी बोलते हैं? अशोक, हैरान ना हो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। ऋषि महात्मा ने विस्तार पूर्वक अशोक को सारी बात समझाई। अशोक, तुम्हारे प्रयत्नों से ही विवाह होगा। इससे खुश होकर किशनगढ़ राज्य के राजा तुम्हें अपने दरबार का राजकीय चित्रकार बना लेंगे। ठीक है महात्मा जी, जैसी आपकी इच्छा। अशोक उसी दिन से राजकुमारी सुलेखा का चित्र बनाने में पूरी तरह से जुट गया। एक माह के परिश्रम के बाद राजकुमारी सुलेखा का चित्र बनकर तैयार हुआ। अशोक उसी दिन राजकुमारी का चित्र लेकर वीरपुर राज्य की ओर निकल पड़ा। दो दिन के लंबे सफर के बाद अशोक वीरपुर राज्य जा पहुंचा। पहरेदार, मुझे युवराज शिवा से मिलना है। मेरा नाम अशोक है और मैं पहाड़ी के दूसरी ओर दूर देश से आया हूँ। पहरेदार अशोक को युवराज से मिलाने के लिए उनके कक्ष में ले गया। युवराज, ये आदमी पहाड़ी के दूसरी ओर दूर देश से आया है और आपसे मिलना चाहता है। युवराज, मेरा नाम अशोक है। मैं एक चित्रकार हूँ और आपको एकांत में कुछ दिखाना चाहता हूँ। युवराज के इशारा करने पर पहरेदार तत्काल ही वहाँ से चला गया। अशोक ने हाथ में पकड़ा राजकुमारी सुलेखा का चित्र दिखाया। युवराज, यही वो चित्र है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था। राजकुमारी सुलेखा का चित्र देखकर युवराज शिवा अशोक की प्रशंसा करता हुआ बोला, चित्रकार, तुमने बहुत ही अद्भुत व सुंदर चित्र बनाया है। तुम्हारी कला का जवाब नहीं। युवराज, अभी आपने इस चित्र की असली विशेषता तो देखी ही नहीं। क्या है इस चित्र की असली विशेषता? युवराज, ये चित्र मनुष्य की तरह बोलता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शिवा हैरानी से राजकुमारी के चित्र की ओर देखने लगा। तभी चित्र से आवाज आई, युवराज, इतनी हैरत से मेरे चित्र को ना देखो। ओह, ये कैसा करिश्मा है। ये चित्र तो सचमुच ही बोल रहा है। युवराज, मुझसे विवाह करोगे क्या? शिवा ने हैरानी से चित्र की ओर देखते हुए पूछा। सुंदरी, तुम कौन हो?
लेकिन चित्र शिवा के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता। इस चित्र ने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? युवराज, इस चित्र में चित्रित सुंदरी किशनगढ़ राज्य की राजकुमारी सुलेखा है। क्या? किशनगढ़ राज्य की राजकुमारी? लेकिन किशनगढ़ राज्य तो हमारे दुश्मन का राज्य है। वहाँ की राजकुमारी का चित्र तुम मेरे पास क्यों लेकर आए हो? क्योंकि राजकुमारी सुलेखा आपकी होने वाली पत्नी है। तुम क्या कह रहे हो? दुश्मन की पुत्री से हमारा विवाह कैसे हो सकता है? युवराज, इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं जब विधाता ने ही ऐसा लिखा है। अच्छा युवराज, एक बात बताइए, क्या राजकुमारी सुलेखा को आप अपने योग्य नहीं समझते? ऐसी बात नहीं है अशोक। राजकुमारी सुलेखा तो बहुत सुंदर है। उनसे विवाह करके तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा, लेकिन ये विवाह होना असंभव है। हमारे पिताजी महाराज मोहन सिंह जी इस संबंध को कभी भी नहीं होने देंगे। इसकी चिंता आप ना करो युवराज, बस मुझे राजकुमारी सुलेखा के बारे में अपने विचार बता दो। तो सुनो अशोक, राजकुमारी सुलेखा का चित्र देखते ही मैं उनके रूप का दीवाना हो गया हूँ और उन्हें पाना चाहता हूँ, उनसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन अशोक, मेरे चाहने से तो विवाह हो नहीं जाएगा। युवराज, ये विवाह होगा और अवश्य होगा। युवराज, मैं आपका एक चित्र बनाना चाहता हूँ। मेरा चित्र? लेकिन तुम मेरे चित्र का आखिर करोगे क्या? मैं किशनगढ़ राज्य वापस पहुंचकर आपके चित्र को राजकुमारी को भेंट में दूंगा। तब आपका चित्र राजकुमारी से वही प्रश्न करेगा जो प्रश्न राजकुमारी के चित्र ने आपसे किया था। ओह, तब तो तुम मेरा चित्र अवश्य बनाकर ले जाओ। तभी अशोक शिवा का चित्र बनाने में जुट गया। चित्र पूरा होते ही अशोक बोला, युवराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही किशनगढ़ राज्य लौट जाना चाहता हूँ। अशोक, तुमने राजकुमारी सुलेखा का चित्र दिखाकर मेरे दिल में जो प्रेम की ज्वाला जला दी है, उसका अंजाम न जाने क्या होगा। राजकुमारी से मेरा विवाह होगा या नहीं, अब यही सवाल मेरे दिमाग में हर समय घूमता रहेगा। युवराज, इतने अधीर ना बनो। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा और राजकुमारी सुलेखा जल्दी ही आपकी पत्नी होगी। इतना कहकर अशोक युवराज से विदा लेकर वहां से चला गया। किशनगढ़ राज्य लौटकर अशोक सोचने लगा, अब राजकुमारी सुलेखा से एकांत में भेंट कैसे होगी। अरे हाँ, राजकुमारी रोज सवेरे अकेले ही शिव जी के मंदिर जाती है, उनसे उसी समय अकेले में मिलना सही रहेगा। फिर अगले दिन सुबह होते ही अशोक राजकुमार शिवा का चित्र लेकर शिव मंदिर की ओर निकल गया। थोड़ी देर में घोड़े पर सवार राजकुमारी वहां आ गई। रुकिए राजकुमारी जी। कौन हो तुम और तुम्हें हमसे क्या काम है जो तुमने हमें रोका? राजकुमारी जी, मैं आपके राज्य का ही निवासी अशोक चित्रकार हूँ। मैं आपको अपने द्वारा बनाया हुआ एक चित्र भेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको आवाज दी थी। इतना कहकर अशोक ने युवराज शिवा का चित्र राजकुमारी को दिखाया। ये तो किसी युवराज का चित्र है। तभी चित्र कहने लगा, राजकुमारी सुलेखा, मुझसे विवाह करोगी? ये सुनकर राजकुमारी हक्की बक्की से चित्र की ओर देखने लगी। आश्चर्य है, ये तो बोलने वाला चित्र है। अशोक, ये क्या बेहुदगी है? इस चित्र ने हमसे ऐसा बेहुदा प्रश्न क्यों किया? राजकुमारी जी, चित्र ने जो कुछ कहा सही कहा है। राजकुमारी जी, ये चित्र वीरपुर राज्य के युवराज शिवा का है। वे सचमुच आपसे विवाह करना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वीरपुर राज्य तो हमारे दुश्मन का राज्य है। राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की पुश्तैनी दुश्मनी मिटाने में आपका और युवराज का विवाह बहुत ही सहायक होगा। और फिर जब स्वयं विधाता भी यही चाहते हैं तो आपके और युवराज के मना करने से क्या होता है? अब तो ये विवाह होकर ही रहेगा। अशोक, ये तुम क्या कहते हो? स्वयं विधाता भी इस विवाह में रुचि ले रहे हैं। हाँ राजकुमारी जी, उन्हीं की माया से तो मेरे द्वारा बनाया हुआ युवराज का चित्र बोल रहा था, वरना भला कभी चित्र भी बोलते हैं क्या? राजकुमारी जी, आपको इस विवाह की स्वीकृति देनी ही होगी। इसी में दोनों राज्यों का हित है।
ठीक है अशोक, अब तुम जाओ। राजमहल जाकर मैं इस विषय में गंभीरता से सोचूंगी। फिर अशोक वहाँ से चला गया। राजकुमारी भी शिवजी के दर्शन करके वापस अपने महल लौट गई और सोचने लगी, मैं अच्छा वर प्राप्ति के लिए ही प्रतिदिन शिवजी के दर्शन करने मंदिर जाती हूँ और मंदिर जाते हुए ही मुझे राह में अशोक मिला था। तो क्या स्वयं शिवजी की भी यही इच्छा है? क्या सचमुच ही मेरा विवाह वीरपुर के युवराज से होगा? लेकिन कुछ भी हो, युवराज शिवा है सुदर्शन पुरुष। यदि मैं उनकी पत्नी बनी तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। मन में ये विचार आते ही वो थोड़ा शर्मा गई। एक रात जब अशोक अपने घर में बैठा एक चित्र बना रहा था, तभी वहाँ वो ऋषि महात्मा प्रकट हो गए। अशोक, युवराज और राजकुमारी एक दूसरे के चित्र को देख चुके हैं और मन ही मन एक दूसरे को पसंद भी कर चुके हैं। क्योंकि दोनों राज्यों में शत्रुता है, इसीलिए शिवा और सुलेखा किसी से भी विवाह के बारे में नहीं कहेंगे और मन ही मन घुटते रहेंगे। अब तुम्हें थोड़े दिनों में किशनगढ़ राज्य के राजा भानुप्रताप के पास जाकर कहना होगा कि तुम राजकुमारी के रोग का उपचार जानते हो। जैसा आप चाहते हो महात्मा जी, वैसा ही होगा। उधर राजकुमारी सुलेखा सचमुच उदास रहने लगी। ये मैं अपने दिल को कैसा रोग लगा बैठी हूँ। ना मैं युवराज शिवा का चित्र देखती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। पता नहीं इस जीवन में युवराज शिवा को पति के रूप में पाऊंगी या नहीं। ये सोच सोच कर राजकुमारी दुखों के सागर में डूब गई। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजकुमारी के कक्ष में अंदर जाने के लिए दासी ने बंद द्वार पर बार बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से द्वार नहीं खोला गया। क्या बात है आज राजकुमारी जी, द्वार क्यों नहीं खोल रही? मुझे जल्दी से महाराज के पास जाकर इस बात की सूचना उन्हें देनी चाहिए। दासी दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई। महाराज, गजब हो गया। राजकुमारी जी ने अंदर से अपने कक्ष का द्वार बंद कर लिया है। कई बार पुकारने पर भी उन्होंने द्वार नहीं खोला। ये सुनकर महाराज उसी समय सुलेखा के कक्ष की ओर चल पड़े। बेटा, दरवाजा खोलो। महाराज ने भी दरवाजे पर कई बार आवाज लगाई, लेकिन राजकुमारी ने अपने कक्ष का दरवाजा नहीं खोला। ये देख महाराज परेशान हो गए। इन दिनों राजकुमारी को न जाने क्या हो गया है। न किसी से बोलती है, न हंसती है। वेद जी भी उसकी बीमारी नहीं समझ पाए और आज तो राजकुमारी ने अपने कक्ष के द्वार ही बंद कर लिए। अब बंद द्वार को कैसे खुलवाया जाए? उसी दिन राजा ने राज्य में घोषणा करवाई। सुनो सुनो गांव वालों सुनो, जो भी राजकुमारी के कक्ष का बंद द्वार खोलेगा और उन्हें रोग मुक्त करेगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। अशोक ने सैनिक की जब ये बात सुनी तो अशोक सीधा महल की ओर निकल पड़ा। महाराज, मैं आपकी घोषणा सुनकर आपके पास आया हूँ। महाराज, पहाड़ी के उस ओर मेरा एक मित्र रहता है। वो राजकुमारी के कक्ष का बंद द्वार भी खुलवा सकता है और राजकुमारी को रोग से छुटकारा भी दिला सकता है। तो तुम जल्दी से पहाड़ी के उस पार जाकर अपने उस मित्र को बुला लाओ। लेकिन महाराज, जल्दी से पहाड़ी के उस ओर जाने के लिए मुझे एक घोड़े की आवश्यकता है। तुम उसकी चिंता ना करो, हम अभी तुम्हारी यात्रा के लिए अच्छे से घोड़े का प्रबंध कर देते हैं। अशोक उसी दिन घोड़े पर सवार होकर वीरपुर राज्य की ओर निकल गया। अगले ही दिन अशोक वीरपुर राज्य पहुंच गया। युवराज, राजकुमारी की दशा ठीक नहीं है। आपके चित्र को देखकर वो उदास सी रहने लगी है। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया है। ओह, ये तो ठीक नहीं है। युवराज, कई दिनों से राजकुमारी अपने कक्ष का द्वार नहीं खोल रही है। सब लोग द्वार खुलवाने की कोशिश करके हार गए हैं, पर कोई भी द्वार खुलवाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इसीलिए अब मैं आपको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ चलो और किशनगढ़ राज्य चलकर राजकुमारी के कक्ष के बंद द्वार को खुलवाओ।
लेकिन मैं किशनगढ़ राज्य जाऊंगा और अगर वहाँ के महाराज भानु प्रताप को पता चल गया कि मैं वीरपुर राज्य का युवराज हूँ तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास ना होगा। आप वहाँ वेश बदल कर जाएंगे। तब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ चलने से पहले मैं अपने पिताजी को मेरे जाने की सूचना दे देता हूँ। फिर राजकुमार और अशोक महल के द्वार पर पहुँचे। हम किसी आवश्यक कार्य से पहाड़ी के उस पार जा रहे हैं, तुम इस बात की सूचना महाराज को दे देना। ऐसा कहकर दोनों घोड़े पर सवार होकर किशनगढ़ राज्य की ओर निकल गए। काफी देर चलने के बाद वो दोनों विश्राम करने के लिए एक जगह अपने घोड़े से उतरे। युवराज, आपने भी अपनी ऐसी दशा क्यों बना रखी है? अशोक, हमने जब से राजकुमारी सुलेखा का चित्र देखा है तभी से हम राजकुमारी सुलेखा के ख्यालों में कैद रहते हैं। ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, बस हर समय यही सोचते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से राजकुमारी सुलेखा हमें मिल जाए। फिक्र ना करो युवराज, शीघ्र ही राजकुमारी से आपका मिलन होगा। इसी आस में तो हम आज तक जी रहे हैं अशोक। फिर दोनों अपना घोड़ा लेकर किशनगढ़ राज्य की ओर निकल गए। कुछ ही देर में वो दोनों अशोक के घर पहुंच गए। युवराज, आप एक साधारण किसान का वेश बना लीजिए। युवराज एक किसान का वेश बना लेता है और वो दोनों महल की ओर निकल पड़ते हैं। महाराज, यही वो मेरा मित्र शिवा है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। शिवा, तुम किसी तरह राजकुमारी के कक्ष के बंद द्वार खुलवाओ और उनको स्वस्थ कर दो। शिवा, ऐसा हो गया तो इस काम के बदले में तुम जो मांगोगे हम वो तुम्हें देंगे। महाराज, मुझे आपके वचन पर यकीन है, आप चिंता ना कीजिए। अब मैं आ गया हूँ, इसीलिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलो अब राजकुमारी के कक्ष का बंद द्वार खुलवाते हैं। लेकिन महाराज, राजकुमारी के कक्ष की ओर केवल मैं और अशोक ही जाएंगे। ठीक है शिवा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर वो दोनों राजकुमारी के कक्ष के बाहर चले गए। राजकुमारी सुलेखा, द्वार खोलिए। मैं वीरपुर राज्य का युवराज शिवा आपके कक्ष के बाहर खड़ा हूँ। कुछ देर में ही कक्ष का द्वार खुल गया। युवराज शिवा, आप यहाँ? राजकुमारी, आपने अपनी ये क्या दशा बना रखी है? दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगे। युवराज, आप राजकुमारी के साथ कक्ष में जाइए, मैं कक्ष के बाहर रहकर पहरा देता हूँ। फिर दोनों कक्ष के अंदर गए। राजकुमारी, ये क्या पागलपन है? क्या खाना पीना त्याग कर जीते मर जाने का इरादा कर रखा है? युवराज, आपके बिना जीकर मैं करूँगी भी क्या? इससे तो मर जाना ही अच्छा है। राजकुमारी जी, ऐसा ना कहो। अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा रहते आप कभी नहीं मर सकती। हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। युवराज, ऐसा असंभव है। हमारा आपका मिलन कभी नहीं हो सकता। राजकुमारी, कल दरबार में हम आपके पिता से आपका हाथ मांगेंगे, तब आप देखना आपके पिता शहर से हमसे आपका विवाह करने को तैयार हो जाएंगे। हाँ राजकुमारी, अब जल्दी से आप कुछ भोजन ग्रहण कर लो ताकि आपके शरीर के अंदर कुछ ताकत आ सके। ठीक है युवराज, जैसा आप कहें। शिवा, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम्हारे प्रयत्नों से हमारी बेटी ने अपने कक्ष के बंद द्वार भी खोल दिए और भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब तुम बताओ कि तुम्हें पुरस्कार में क्या चाहिए? सोच लीजिए महाराज, जो भी मांगूंगा क्या आप मुझे वही देंगे? हम वचन दे चुके हैं, मांगो, क्या मांगते हो? तो सुनिए महाराज, मुझे राजकुमारी सुलेखा चाहिए। हाँ महाराज, मैं राजकुमारी सुलेखा से विवाह करना चाहता हूँ, इसी समय और इसी स्थान पर। ओह, ये तुमने क्या मांग लिया शिवा? राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के पश्चात महाराज कहने लगे, शिवा, हम तुम्हें वचन दे चुके हैं, इसलिए राजकुमारी से तुम्हारा विवाह करने से इनकार नहीं कर सकते। कुछ ही देर में जयमाला के आदान प्रदान से राजकुमारी सुलेखा और युवराज शिवा का विवाह हो गया। तत्पश्चात महाराज कहने लगे,
शिवा, अब तुम ये तो बता दो कि हमारी बेटी को विदा करके तुम ले कहाँ जाओगे? महाराज, मैं वीरपुर राज्य का निवासी हूँ, इसीलिए मैं राजकुमारी को वीरपुर ही ले जाऊंगा। शिवा की यह बात सुनकर महाराज चौंक पड़े। क्या कहा? तुम वीरपुर के रहने वाले हो? हाँ महाराज, मैं वीरपुर राज्य का युवराज हूँ। ये सुनकर महाराज पर जैसे बिजली ही गिर गई हो। तो तुम हमारे दुश्मन के बेटे हो? अब दुश्मन कैसा महाराज, अब तो मैं आपका दामाद हूँ। ओह, ये क्या अनर्थ हो गया? एक दुश्मन के बेटे से हमारी बेटी का विवाह हो गया। भानु प्रताप बुरी तरह परेशान हो उठा। फिर मन ही मन कुछ निर्णय लेकर वो बोले, बेटा शिवा, अब तुम हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दामाद हो, इसलिए बरसों से चली आ रही तुम्हारे और हमारे खानदान के शत्रुता को आज हम मिटाकर ही रहेंगे। बेटा, ये जो मुकुट तुम मेरे सिर पर रखा देख रहे हो, यही सारे झगड़े की जड़ है। बरसों पहले हमारे किसी पूर्वज ने तुम्हारे पूर्वजों से लड़ाई की थी। उस युद्ध में तुम्हारे पूर्वज हार गए थे। तब हमारे पूर्वज तुम्हारे खानदान का यह राज मुकुट जीतकर किशनगढ़ राज्य ले आए थे। बस तभी से तुम्हारे और हमारे खानदान में शत्रुता चली आ रही है। ओह, तो ये बात है महाराज। बेटा शिवा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का राज मुकुट सौंपकर बरसों से चली आ रही इस शत्रुता को समाप्त करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने शिवा को मुकुट दे दिया। अशोक, तुम्हारे कारण ही 2 शत्रु राज्य मित्र बन सके हैं, इसलिए हम तुम्हारे कार्य से खुश होकर तुम्हें अपना राजकीय चित्रकार घोषित करते हैं। धन्यवाद महाराज। इस तरह से विधाता द्वारा की गई भविष्यवाणी सच सिद्ध हुई और अशोक का सोया हुआ भाग्य भी चमक उठा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।